हेलो, नमस्कार। हम गुणक की कुछ अवधारणाएं पढ़ रहे थे, उसमें से हमने सरकारी व्यय गुणक देख लिया था। इसमें हम कर गुणक की चर्चा करेंगे। ये जस्ट देखो, यहाँ पर हमें ये देखना है। जैसे हमने सरकारी व्यय गुणक की बात की और निवेश गुणक की बात की, तो वहाँ पर वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए एक इंजेक्शन का काम करते हैं कि यदि उनकी मात्रा बढ़ाई जा रही है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम कर गुणक की बात करें तो कर गुणक का क्या प्रभाव होगा? कर गुणक मतलब यदि सरकार अपने टैक्सेस बढ़ा दे या पहले से कम कर दे तो उसके कारण राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो हम कर गुणक के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने बात की कि निवेश में वृद्धि से या राष्ट्रीय आय में वृद्धि से निवेश या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कहीं गुना वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो यदि सरकार टैक्स में वृद्धि कर दे तो उसका राष्ट्रीय आय में किस तरह से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यदि कर लगा रही है सरकार, यदि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या तरह तरह के टैक्स में यदि वृद्धि करती है तो इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे हम आम पब्लिक की बात करें तो यदि टैक्स बढ़ गए तो क्या होगा। जैसे सपोज़ इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दी गई या जीएसटी बढ़ा दी गई तो अब उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है या वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी, खर्च करने योग्य आय है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उनकी जो उपभोग डिमांड है वो कम होगी। उपभोग यदि कम हो रहा है तो हमने क्या बात की थी पहले, हम जब निवेश गुणक की बात कर रहे थे कि जितनी उपभोग में आपकी वृद्धि होगी वही उपभोग अगले पीरियड के लिए, जो अगला आप चक्र देख रहे हो सर्कुल, उसके लिए किसी दूसरे की इनकम बनेगी और उसका एक भाग वापस वो कुछ भाग सेव करके या कुछ भाग कंजम्पशन के रूप में उपयोग करेगा। तो ये पूरा एक चेन चलती रहेगी। अब क्या हुआ, जब इनकम का एक भाग कम हो गया तो इनकम कम हो गई मतलब खर्च करने योग्य आय कम हो जाती है टैक्स के कारण। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में आपको एक राष्ट्रीय आय का जो वो अब चेन देख रहे थे पूरी, उसमें आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हर लेवल पर पहले की तुलना में कम उपभोग मतलब उपभोग करने के लिए पहले की तुलना में कम आय बचेगी। तो एक तरह से एक यहाँ रिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये मल्टीपल टाइम होगा, ऐसा नहीं कि आपने सरकार ने जैसे 100 करोड़ रुपए का टैक्स उनको वसूलना है, 100 करोड़ रुपए के इक्वल टैक्स लगाया तो जो राष्ट्रीय आय में जो कमी होगी न केवल 100 करोड़ की होगी बल्कि उससे भी कहीं गुना ज़्यादा कमी हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे थोड़े से इस इक्वेशंस के माध्यम से कि किस तरह से हम जो ये कर गुणक की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर वो कर गुणक की जो वैल्यू आएगी -b/1 - b। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, जब हमने निवेश गुणक की बात करी या सार्वजनिक व्यय गुणक की बात करी तो हमने उसकी वैल्यू लिखी थी 1/1 - b, और वो भी क्या था, पॉजिटिव था। b क्या था, MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। वो क्या थी कि आपकी इनकम में परिवर्तन होने पर आप उपभोग में कितना परिवर्तन कर रहे हो, ये थी। हमें वापस एक बार रिवाइज करा दूँ, भूल गए हो तो ∂C/∂y, ये आपकी क्या होती है, MPC, और इसी पर निर्भर करती है गुणक की वैल्यू। ठीक है, जो यहाँ b के द्वारा हमने बताया है। तो कर गुणक की जो वैल्यू है वो ये है। अब ये कैसे निकलेगी, हम इसको वापस नीचे से पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर कर लगाने से खर्च योग्य आय क्या होगी, y - t। ठीक है, अतः संतुलन आय अवस्था में राष्ट्रीय आय का समीकरण इस प्रकार होगा। राष्ट्रीय आय का जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो क्या मिलेगी हमें, C + I + G, ये हमारी इक्वेशन है राष्ट्रीय आय की। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, C क्या है, C होता है A + BY। अब y में हम क्योंकि टैक्स माइनस करेंगे यहाँ पे, देखो उसको थोड़ा वापस देखते हैं, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर C क्या हो जाएगा, टैक्स लगने के बाद A + BY - T, क्योंकि टैक्स लगने के बाद जो इनकम बचेगी उसी का एक भाग कंज्यूम किया जाएगा B के बराबर, MPC। ठीक है, तो अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, C क्या है, A + B Y - T। तो A + B Y - T को इक्वेशन में रखने पर A + B Y - T + I + G। ठीक है, y = A + BY। अब देखो यहाँ पर इसको b को y और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, BY - BT। अब b को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो BY - BT, माइनस कैसे हुआ, प्लस माइनस, तो माइनस आएगा, -BT + I + G। अब इसी को हम वापस कैसे लिख सकते हैं, जो y की वैल्यू को हम एक तरफ ले ले, यहाँ भी y है
जब दोनों तरफ y की वैल्यू आपको दिख रही है, देखो इसमें ये भी है और ये भी है, इसको हम इधर ले लें तो ये प्लस की थी इधर माइनस में हो जाएगी, y माइनस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरी तरफ से इसका साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई। अब देखो, अब इसी को वापस हम दोनों में से जब y यहाँ पर है, इनमें से y हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस बी आ गया, a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, वाई इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, ये आपको राष्ट्रीय आय की एक इक्वेशन मिल गई जब सरकार टैक्स भी लगा रही है इकोनॉमी में। ठीक है, जब सरकार द्वारा कर में वृद्धि डेल टी के बराबर की जाए तो आय का नया संतुलन क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई के बराबर होगा। अब हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ चेंज होगा वाई में। अब सरकार क्या करे, कर में वृद्धि कर दे, तो यहाँ पर क्या टी में वृद्धि हुई, यहाँ पर टी क्या है, तो यहाँ पर हम एक तो डेल टी करेंगे और वाई में मतलब टैक्स में वृद्धि से, टैक्स बढ़ाने से वाई में कितना चेंज हो रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस ए माइनस बी, टी में हम क्या जोड़ेंगे, डेल टी, क्योंकि सिर्फ टैक्स में परिवर्तन हुआ है और तो किसी में हुआ नहीं, तो प्लस आई प्लस जी 1 माइनस बी एज इट इज़ रहेगा ये। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी ये बी बाहर है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं बी टी प्लस डेल टी लिख दिया, यहाँ पर नहीं, सिर्फ टी में हुआ है, टी में आप डेल टी प्लस करोगे तो ये होगा, और बी बाहर ही है तो बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, बी टी प्लस बी डेल टी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी a माइनस बी टी माइनस बी डेल टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। तो इसमें आपके दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हमने देखी ऊपर ये हमारी, और दूसरी इक्वेशन ये जब टैक्स में वृद्धि की गई उसकी बात की। अब इन दोनों को इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में घटाने से हम हमारी डेल्टा वाई मतलब राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन हुआ वो देख सकते हैं। तो इसको इससे माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, ये लिखा डेल वाई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई, इसको माइनस किया माइनस वाई, ये ठीक है, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी टी, ये रहा ये इक्वेशन, सेम वैसा ही इसमें लिखेंगे ए माइनस बी टी माइनस बी डेल टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी, और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इसको इसमें से माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा माइनस बी डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन, सिर्फ ये बचा यहाँ पे, उसको हमने यहाँ लिख दिया, ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस बी डेल टी अपॉन 1 माइनस बी, ये हो गया। दोनों साइडों में डेल्टा टी का भाग देने पर ज्ञात होता है, दोनों को डेल्टा टी से भाग दे दें तो ये तो इससे कट जाएगा, उस तरह से भी लिख सकते हो, या आप इसको इधर ले आओ, दोनों तरफ से डेल्टा टी से भाग दिया तो ये कट गया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, ये आप क्या आ गया, डेल वाई अपॉन डेल टी क्या था, हमने ये देखा था, ये जो टैक्स मल्टीप्लायर है आपका वो क्या होगा, जैसे हमने बात की थी निवेश में परिवर्तन से जो आय में परिवर्तन हो रहा है उन दोनों का अनुपात निवेश गुणक है। इसी तरह से जी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में परिवर्तन से जो आय में परिवर्तन होगा उन दोनों का अनुपात क्या है, सार्वजनिक व्यय गुणक है। उसी तरह टैक्स में परिवर्तन से इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका कर गुणक है, ये कर गुणक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, आपको याद रहेगी, बस इसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ, ऊपर भी आपको माइनस बी की वैल्यू मिलेगी। अब देखो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं,
उदाहरण के लिए माना कि उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, मतलब गुणक कितना हो गया 5 वैसे तो, लेकिन यहाँ गुणक की वैल्यू अलग आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि ऊपर भी b है, तो -0.8 अपॉन 1 - 0.8, तो यहाँ पर जो गुणक की वैल्यू क्या आई 4, वो भी क्या होगी माइनस में होगी -4। सरकार करों की राशि में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि करती है तो उक्त मूल्य को उपरोक्त सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या मिलेगा -4। जब आय में कमी का समीकरण इस प्रकार है तो डेल वाई क्या होगी, हम आय में देख रहे हैं, ये हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, इसमें हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी आय कम होकर कितनी हो जाएगी -400 करोड़। यदि 100 करोड़ रुपए हमने इकोनॉमी से निकाले हैं टैक्स के माध्यम से, तो हमारी राष्ट्रीय आय में रिडक्शन जो हो जाएगा 400 करोड़ की कमी उसको देखने मिलेगी। मतलब न केवल 100 करोड़ की बल्कि मल्टीपल टाइम हमें वहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। अतः सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का कर लगाने से राष्ट्रीय आय में 400 करोड़ की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, जो एक मतलब यहाँ पर न केवल जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, इसको हम त्वरक के साथ यदि पढ़ते हैं तो पूरा एक इकोनॉमी की फंक्शनिंग हमें पता चलती है कि किस तरह से जो सरकार की राजकोषीय और मौद्रिक नीति है उसके माध्यम से जो भी वो पॉलिसी मेजर्स ले रही है, यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने का या उसके माध्यम से ब्याज दर कम ज़्यादा करने के संबंधी जो वो अपनी नीति अपना रही है। इसी तरह सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकारी व्यय और टैक्स को बढ़ाने या घटाने की नीति अपना रही है, तो उसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो हम गुणक और त्वरक की अवधारणाओं के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कर गुणक क्या है और ये कर गुणक की वैल्यू क्या होगी और इसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है वो हमने इसमें देखा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक उसके बारे में देखेंगे।